जो कंपनियों पे काला पैसा है, काला धन है, उससे ये ले सकते हैं विधिक तरीके से। अब जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं वो भी इनको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? 100% भ्रष्टाचार है। इसमें क्या है कि जो पीछे नोटबंदी हुई थी उसमें लोगों का पैसा अंधाधुंध जमा हुआ। जैसे दर्जी पजामा सिलता है तो टॉयलेट करने के लिए जगह छोड़ता है। जो पार्टियां घाटे में चल रही हैं, जो कंपनियां चल रही हैं घाटे में, वो भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद कर दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या? बस ये है कि एक हवा चल रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो लोगों ने जैसा सुना वैसा कहना शुरू कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे तो नहीं लगता है वो ऐसे, क्योंकि आपको किसी पार्टियां चंदे पर ही चलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के जो भ्रष्टाचार की गंध राजनीतिक पार्टियों में आ रही है, उसमें कोई भी पार्टी शायद अछूती नहीं रही है। सभी पार्टियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए अपने अपने हिसाब से चंदा लिया है। और आज इसी पर हम बात करते हैं। कुछ अधिवक्तागण हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आइए। ना बाबूजी 30% खुला रेट है वो मार्केट में। आपका? उपेंद्र शर्मा एडवोकेट। क्या लग रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के आपको? इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला बहुत चल रहा है और सरकार की भी बड़ी फजीहत हो रही है। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड ना लिया हो। देखो, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ये सरकारों ने, जो नेता हैं, ये अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए योजना बनाते हैं। इन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो ये सिस्टम बनाया है वो ये है कि जो कंपनियों पे काला पैसा है, काला धन है, उससे ये ले सकते हैं विधिक तरीके से। अब तरीका क्या है? मानो जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड है, उसका डेट निकल गई तो पीएम केयर फंड में पैसा चला गया। अब वो जाएगा कैसे? या किसी कंपनी ने पैसा उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिया और पार्टी को दे दिया, उन्होंने वो पैसा ले लिया समय पर, डेट पे। डेट उग जाएगी तो केयर फंड में चला जाएगा, पीएम केयर फंड में। अब इनका है क्या कि जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं वो भी इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? उसका रीज़न तो होगा कुछ। जो कंपनी स्वयं ही घाटे में है वो किसी को कैसे दान कर सकती है? क्या लग रहा है इसे देख करके? क्या इसको 100% भ्रष्टाचार है। इसमें क्या है कि जो पीछे नोटबंदी हुई थी उसमें लोगों का पैसा अंधाधुंध जमा किया उन्होंने। अब जब पैसा जमा हुआ तो जो धनाढ़ लोग थे उनकी तो एंट्री हो गई। वो एंट्री के बदले में ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया और पार्टियों को दिया गया। जैसे दर्जी पजामा सिलता है तो टॉयलेट करने के लिए जगह छोड़ता है, तो वो जो काला धन था इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और पार्टियों ने वो प्राप्त कर लिए। जब प्राप्त कर लिए तो पैसा तो इन्हें मिल गया। किसी भी किसान की एंट्री हुई हो वो हमें बता दीजिए। किसान की, किसी छोटे व्यापारी की हुई हो, अगर उस पर पैसा बकाया है तो अमीन आ जाएगा घर पे, तहसीलदार उसे खींच लाएगा, उसकी बेइज्जती करेगा, उसकी ज़मीन को नीलाम करा देंगे। ऐसी जो लोगों को उठाना था, जिनका उत्थान करना था, उनका तो इससे हुआ उत्पीड़न। जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2016 में, हमारे 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला है ये सन 2017 और 18 में प्रकाश में आया है। जो सुना जा रहा है कि तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो इसको लेकर के आए थे। 2014 से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले कहीं कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला सामने नहीं आया था, लेकिन पहली बार जबकि लोकसभा चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनावों पर इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या इसका नुकसान सत्ताधारी दलों को होगा? देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप मीडिया कर्मी हैं, आपने इस चीज़ को उठाया है, तो कुछ लोग अवेयर होंगे इस चीज़ से, उनको जानकारी होगी। अन्यथा सरकार 5 रुपये के चावल बांटती है
उसका प्रचार बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा के करती है कि हम 5 रुपए का चावल बांट रहे हैं साहब, थैला छब्बा दे वो छब्बा। इसका प्रचार भी सरकार को करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं किया ना। ये तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपको, आप लोग मीडिया कर्मी इस तरीके की बात आप ला रहे हैं निकाल के, कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीके का घोटाला है। भाई कंपनी घाटे में जा रही है, फिर भी चंदा दे रही है, फिर भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के दे रही, क्यों दे रही है? इनके कई कई हजार करोड़ रुपए इनके माफ़ किए कि भाई ये घाटे में चल रही है, माफ़ कर दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्होंने ही तो दिया है, जिन्हें बेनिफिट हुआ उन्होंने तो दिया है। हम तो अपने बच्चे पाल रहे हैं, कहाँ से दे देंगे किसी को चंदा? हमें तो रास्ते में कोई टूटा फूटा आदमी मिल जाए, भूखा मिल जाए, उसको खाना खिला दे तो ऐसा सीना छोड़ जाता है जैसा कि हमने पूरे भारत के लोगों को खाना खिला दिया हो, क्योंकि हम पर बचता ही इतना है। वर्तमान सरकार की मिली भगत है इलेक्ट्रल बॉन्ड में 1000%। अगर कोई आदमी मकान बनाएगा तो 1 साल पहले से तैयारी कर लेता है वो कि मुझे इतनी ईंट चाहिएंगी, सारे मिस्त्रियों से सब लोगों से पूछ लेगा कितनी ईंट खर्चा आएगा, कितनी सीमेंट चाहिए, कितनी रोड़ी चाहिए, कितना मदरपुर चाहिए, कितना सरिया चाहिए, लेबर में कितना खर्चा आ जाएगा। तो ये 14 के बाद ही तो हुआ है सब, तो ये तो सब तैयारी करनी पड़ती है। तुम्हारे लिए थोड़ी तैयारी होगी, तुम्हें तो अब हिंदू मुस्लिम इस पे महिला पे मुझे ऐसा कह दिया, उसे वैसा क्या साहबजादे कह दिया, उनको बहन जी को गाली दे दी, इस पे लड़ाया जाएगा तुम्हें। तुम्हारे मतलब कोई थोड़ी है। अब इलेक्शन आएंगे, अब सब चीज़ें सस्ती होंगी, डीजल भी सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, और भी बहुत रियायतें दी जाएंगी। लेकिन इलेक्शन होने के बाद फिर सब इनकी खाल पे से, इनकी चमड़ी पे से उधेल लिया जाएगा। ये 2-2 3-3 गुने बढ़ा के इनकी चमड़ी से उधेल लिया जाएगा। मैं कहता हूँ सरकार को पता नहीं है, कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सरकार को नहीं पता जी, नहीं पता। जिस मकान को हम 10 लाख रुपए में बना के खड़ा कर देते हैं और 100 साल नहीं टूटता, इनका मकान 2 करोड़ रुपए में बनता है वही, और 2 करोड़ में बनने के बाद वही मकान 4 साल में टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? कहाँ जाता है वो पैसा? इन जितने भी इंजीनियर और ये सब लोग हैं ना जो इसका एस्टीमेट बनाते हैं, इन सबको बर्खास्त करना चाहिए। गंवार आदमी बता देगा कि इतने रुपए लगते हैं इसमें, इतना खा गए, लेकिन होता क्या है? सब जगह कमीशन का सिस्टम होता है। तुम कहीं भी शिकायत करने चले जाओ, ठेकेदार ने गलत ईंट लगा दी जी, 100 ईंट लगा दी, 2 नंबर की लगा दी, 2M लगा दी, ये लगा दी, शिकायत करने जाओ। सिस्टम सबका ऊपर से ऊपर तक है। तुम शिकायत करने जाओ, जिस अधिकारी के पास आप शिकायत करने जाओगे वो अधिकारी उस पर लिखेगा नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। जब तक वो नियमानुसार जांच होगी, आवश्यक कार्रवाई होगी, तब तक उसका पेमेंट हो जाएगा। आप अपना काम छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि महंगाई इतनी है। अगर आज आप अपने घर काम करने नहीं जाओगे तो शाम को आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। महंगाई इसीलिए बढ़ाई गई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ समझदार लोग बैठा दो, अगर 24 घंटे के अंदर महंगाई अगर 40% न गिरा दे तो नाम बदल देना मेरा। जितना भी काम हो रहा है सरकारों में कंस्ट्रक्शन का, उस सब पर रोक लगाइए, और एक्चुअल में जितनी कीमत है, आज ईंट 1000 रुपये बिक रही है, 8000 रुपये बिक रही, तुम्हारे यहाँ 15000 बिक रही, कैसे बिक जाएगी भाई? कैसे तुम्हारा खर्चा इतना आ गया? ठेकेदार जो काम करता है उसका कमीशन होना चाहिए फिक्स, क्या 10% या 5% या 2%, जितना भी सरकार करे उसे उतना मिलना ही है। इनके मोटे मोटे पेट हो रहे हैं खा खा के, साइन करने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं होते। ठेकेदार भागे डोलने, मरे डोलने, बेचारे उनको 2 रुपये भी नहीं मिल रहे आज की डेट में। सबको अधिकारी, कर्मचारी, नेता सब खा रहे हैं ये बराबर। सब इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के वकील साहब बड़े अच्छे वक्तव्य में कहूँगा उत्तेजित हैं, और सही बात भी है कि देश की जनता के साथ ये धोखा है, देश के पैसे के साथ धोखा है। इसलिए वैसे क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा एडवोकेट। क्या लग रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के? इलेक्ट्रल बॉन्ड कुछ नहीं, ये पार्टी के चंदे का नया रूप है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड से सभी पार्टियों को चंदा मिला है जी। और पार्टियां हैं, बीजेपी हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, आप हो, सबको इसमें चंदा मिला है। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पेंडिंग है, जिसका जजमेंट अभी रख लिया गया है, उसकी जांच चल रही है कि जो पार्टियां घाटे में चल रही हैं, जो कंपनियां चल रही हैं घाटे में, वो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और जांच का विषय हर जगह आ रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के जांच होनी चाहिए, और ये जो पैसा जो पार्टी अपने समय पर इस पैसे को नहीं निकाल पाती है, वो पैसा अपने आप ऑटोमेटिक, ये मेरे को अभी पता चला है, हमारे वकील साहब ने बताया कि वो पैसा PM केयर फंड में चला जाता है। वैसे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवीन तेवतिया है। किस नज़रिए से देखते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड को आप? दरअसल
पहले तो लोगों को यही नहीं पता है इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या। बस ये है कि एक हवा चल रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो लोगों ने जैसा सुना वैसा कहना शुरू कर दिया। पहले तो सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को केवल एक ही बैंक जारी करता है जिसका नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसे कोई बैंक जारी नहीं करता है। दूसरा, ये एक तरह की रसीद है जिसमें आप एक पैसा जमा करते हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हो और उस बॉन्ड को खरीदने के बाद उस पर एक नियत तिथि होती है कि इस तिथि तक आप ये पैसा जिस पार्टी को चाहें उसे दे दें, वो इसे कैश करा के अपने खाते में प्रयोग कर सकती है। क्योंकि पार्टियां जब भी इलेक्शंस होते हैं तो दुनिया भर के खर्चे होते हैं, रैली, हेलीकॉप्टर, ये वो, तो उनकी कोई नौकरी तो है नहीं। तो जो लोग इच्छुक हैं, अपनी इच्छा से चंदा देना चाहते हैं, पार्टी को दे दें, वो उनकी अपनी मर्जी किस तरह से देना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड 2018 में आया और 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनमें 3 अप्रैल को ईडी रेट डालती है, 4 में डालती है, 5 में डालती है। फिर यही लोग 12 अप्रैल को, लगभग 1 दर्जन कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 12 अप्रैल को हजारों करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। तो इसे मानते हैं कि आप सरकार के इशारे पर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर भी पैसा उगाया गया है? दरअसल ये विषय सरकार के स्तर के हैं, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों का हमें पता नहीं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं। ईडी अपने आप में स्वतंत्र संस्था है, किसी के इशारे पे नहीं चलती है। मैं कहने लगूँ किसी के इशारे पे काम कर रही है तो किसी के इशारे पे तो काम नहीं करती। ईडी स्वतंत्र प्रभार है अपने आप में। और दूसरी बात, ये बस लोगों का कहना है कि हाँ जी प्रधानमंत्री ने कह दिया। आजकल चल रहा है कि ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, सत्ता दल के किसी नेता पर ईडी नहीं जाती है, या जिन विपक्षी नेताओं पर पहले दबाव था, पहले ईडी के में केस चल रहा था, वो अगर बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर से जांच हट जाती है। ऐसा क्या है? ऐसे निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं आप इसे? दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूँ निष्पक्ष ना कहते हो, मैंने कहा स्वतंत्र संस्था है पहले तो। दूसरी बात, ईडी जिस पे भी छापा मार रही है उसके यहाँ से प्राप्त होने वाली एसेट्स, वस्तुएं उसने अपने जेब से तो रखी नहीं है। उनका ब्यौरा भी दे रही है कि ये चीज़ें निकली हैं, निकली होंगी तो मुकदमा चलेगा, अन्यथा अगर निर्दोष है तो उसे पकड़ेगी क्यों, छोड़ दिया जाएगा ना। तो ये बातें कहीं हद तक निराधार हैं। वकील साहब, इसमें बहुत सारी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के मामला है, उसमें बहुत सारी बातें ये भी आ रही हैं, जैसे हमारी फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनी, जो कंपनी जीवन रक्षक दवाई बनाती है, वो आम जनता के लिए बना रही है, उन कंपनियों तक से पैसा लिया गया है इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। आप इसे ये मत कहिए पैसा लिया गया है, कोई अपनी इच्छा से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है। मैं चाहूँ तो खरीदूँ, नहीं तो नहीं खरीदूँ। और इलेक्ट्रल बॉन्ड हर 3 महीने में जारी होता है, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक, 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक, उसके बाद अगले 3 महीने बाद 1 जुलाई से 10 जुलाई तक, उसके बाद 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। केवल 10 दिन के लिए जारी होती है ये समय, और ये 4 बार ही साल में जारी होता है, हर 3 महीने पे। तो मेरी मर्जी है, कोई मुझसे थोड़ी जबरदस्ती करा देगा जी मुझे 1 करोड़ रुपए चंदा दो, मैं तो नहीं दे रहा। अगर कोई फार्मा कंपनी चंदा दे रही है तो उसका अपना इंटरेस्ट है, और ज़रूरी है कि उसने फ़िलहाल जो चंदा किसी रूलिंग पार्टी को दिया है, तृणमूल कांग्रेस को भी 700 कुछ करोड़ रुपए चंदा मिला है, और कांग्रेस को भी 956 करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ रुपए चंदा मिला है, और भी पार्टियों को चंदा मिला। तो वो तो अपनी अपनी मर्जी। वकील साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पर भैया, लेकिन मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि शरद पवार ने उनको जो चंदा मिला है उसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी है, इसी तरह से केजरीवाल ने दे दी है, इसी तरह से देश के कई अन्य नेताओं ने दे दी है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि कोई अमुक आदमी आया था, कोई अनजान आदमी आया था, उसने बॉन्ड दिए और वो चला गया, मैं नहीं जानता कौन था वो। तो एक हास्यास्पद स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं होती है कि इन्हें पता नहीं था क्या कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा? देखिए, सरकारी तंत्र है, सरकार राजनीति के 4 स्तंभ में, साम दाम दंडभेद किस हिसाब से चलती है वो हम आप तो नहीं समझ सकते। उनका स्तर है अपना कि क्या चीज़ें कैसे उन्हें अपने आप को कहाँ से किस स्थिति से उन्हें निकालना है, कौन उन्हें क्या कह रहा है, क्योंकि जबान रोकी नहीं जा सकती, कहा तो किसी को भी जा सकता है ना। तो ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ ये हमें भी पता भी नहीं है, क्योंकि हम केवल सुन रहे हैं।
दूसरी बात, ये बात सही है कि हमारे सीजीआई ने 5 जजों की बेंच बैठी, सीजीआई ने इस पे बैन लगा दिया 5-0 से, पाँचों के पाँचों का एक फ़ैसला था, हमें वो फैसला मंजूर। उसका कारण इसमें 4 पॉइंट ऐसे दिए गए थे जिस वजह इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। अनुच्छेद 19A के अंतर्गत जो हमारी स्वतंत्रता है उसमें एक स्वतंत्रता आती है जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो भी 19A में ही आती है। चूँकि ये 4 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था, वो ये नहीं बता पा रहा था कि जी ये किसके नाम से ख़रीदा गया है। दूसरा एक नियम था पहले कि आप जो है अपने प्रॉफिट का 7% ही दे सकते हैं, तो इसमें बाउंडेशन नहीं था, आप कितना ही भी दो, चंदा अगर देना है आपने। दूसरा, आप अपने रेवेन्यू का 10% दे सकते हैं, इसमें इसके लिए बाउंडेशन नहीं था, आप कितना ही पैसा दो, कितने रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदो। एक चीज़ और, एक सबसे खतरनाक बात ये थी कि जैसे हमारे देश में एक नियम है कि आप किसी विदेश से चंदा नहीं ले सकते, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा था जो वहाँ की मदर कंपनी यहाँ पे एक चाइल्ड कंपनी खोल के या कोई सेल कंपनी खोल के वो भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के चंदा दे सकती है किसी भी सरकार को। तो इनडायरेक्टली अगर उनके चंदे से यहाँ सरकार बन जाए तो बेशक सरकार भारत की ऊपर, परंतु कम से कम वो कहीं ना कहीं किसी के इशारे पे काम करेगी। तो इस कारणवश हमारे सीजीआई ने इसको निरस्त कर दिया गया। और वैसे तो 13 तारीख तक का समय दिया गया था कि चुनाव आयोग को कि सारे के सारे डिटेल्स लेकर के घोषित किए रहे। आरबीआई बोला कि जी हम, ये एसबीआई बोला कि जी हम कैसे बताएंगे, बोला कि वो केवाईसी होता है ना, नो योर कस्टमर, केवाईसी इज कॉल्ड एज नो योर कस्टमर, अपना कस्टमर जानो। तो उसी में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड लिंक्ड है, उस नंबर से, उस डिटेल से आप पता करो कौन, हमको लिस्ट दो, हमें इस बात से मतलब है। वो लिस्ट प्रोवाइड कराई उन्होंने, 13 तारीख तक सारी डिटेल्स आई है निकल के, इसमें पता लग रहा है किसको क्या क्या मिला है, और बची कुछ बातें पता लग जाएंगी आने वाले समय। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के मामला बिल्कुल गर्म है, क्योंकि अभी ये जो हमारे यहाँ पर आपदा का एक समय आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शायद वो भाषण भी आपको याद होगा कि आपदा में अवसर तलाशिए, आपदा में अवसर तलाशिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो वैक्सीन बनाई गई थी, जो देश के लोगों को लगी है, जिससे कोरोना रोकने की बात कही जा रही थी, उस कंपनी ने भी बॉन्ड खरीद करके दिए हैं। यानी कि जो कंपनी जीवन रक्षक दवाई बना रही थी, उस कंपनी ने भी बॉन्ड खरीदे हैं और राजनीतिक दलों को दिए हैं। किस राजनीतिक दल को दिए हैं इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। 21 मार्च की तारीख पड़ी है, शाम 5 बजे तक का समय एसबीआई को दिया गया है। जो यूनिक नंबर है उसकी जानकारी एसबीआई ने छुपाई थी। उस यूनिक नंबर को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च का समय दिया है, शाम 5 बजे तक हलफनामे के साथ में वो सारे दस्तावेज एसबीआई को कोर्ट में दाखिल करने, और फिर चुनाव आयोग इसे अपने पोर्टल पे भी डालेगा। क्या नाम है वैसे आपका? मैं एडवोकेट सौरभ मिश्रा। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जीवन रक्षक दवाई थी कोरोना, पूरा देश में मामला था, पूरा देश परेशान था, लोग घरों में दुबक गए थे, मौतें पे मौतें हो रही थी, लोग दहशत में थे, उस कंपनी ने भी, जिसने फ्री वैक्सीन दी है, उस कंपनी ने भी 5,000 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे तो नहीं लगता है वो ऐसे, क्योंकि आपको किसी पार्टियां चंदे पर ही चलती हैं। दुनिया भर में सारी पॉलिटिकल पार्टियां चंदा लेती हैं। हिंदुस्तान में इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम इसलिए लाया गया क्योंकि पहले कैश में जनरली होता था, जिसको हम ट्रैक नहीं कर पाते थे। सरकार लेकर आई ऐसा सिस्टम जिससे कि आप एटलीस्ट एक नंबर में ट्रांजैक्शन हो जाए। तो ये बहुत सिंपल सिस्टम था, किसी को चंदा देना है 1,000 रुपये से चालू करके करोड़ों तक में जा सकता था। आप इसे एक नंबर कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 3-3, 4-4 बार फटकार लगानी पड़ती है, उसके बाद भी अभी सच्चाई सामने नहीं आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है वो सूचना के अधिकार को लेकर चल रहा है, ठीक है। जो उन्होंने बताया ना हमारे वकील साहब ने, कॉन्स्टिट्यूशन का 19A वाला जो आर्टिकल है उसके बेसिस पे वो केस चल रहा है, उसमें भ्रष्टाचार वाला भी एंगल अभी नहीं आया है। तो उसमें और उसी के अंदर एसबीआई ने, कोर्ट ने बोला कि एसबीआई से कि एसबीआई ही बैंक नोडल बैंक है उसके लिए, कि भाई आप सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल कर दें। तो मुद्दा केस में चल रहा है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का पब्लिक को, उसमें भ्रष्टाचार का भी कोई बात नहीं है। तो मैं जो कह रहा था कि एक नंबर का इसलिए क्योंकि आपने बैंक के माध्यम से इसको सारा
मतलब ये आपने बॉन्ड ख़रीदा, बैंक के माध्यम से ही पार्टियां उसे एनकैश कराएंगी, और जो भी कैश गया इधर उधर, मतलब कैश में नहीं गया, सारा एक नंबर से गया, और जो कंपनियां जो ख़रीद रही हैं वो अपने जो ऑडिट में होगा, उनका जो बैलेंस शीट होगी उसमें दिखाएंगे कि कितने इस प्रॉफिट का इतना % उन्होंने चंदा लिया। ये एक नंबर का हो गया। तो अब मसला ये आ रहा है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार है, नहीं है, ये अभी तक क्लैरिटी कहीं नहीं है। ये अभी जैसे आपने बताया कि जीवन रक्षक दवाई वाली कंपनी ने बॉन्ड खरीद लिए, उन्होंने बताया कि, आप ही ने बताया कि ईडी का उस पर छापा पड़ने वाला, तब पड़ गया तो उसने तुरंत बॉन्ड खरीद लिए। अब ये सब बातें सुनी सुनाई हैं, इसमें कोई अभी क्या हो सकता है? कोर्ट में तो सूचना के अधिकार का केस चल रहा है, नहीं, मैंने चलाई उसमें है, भ्रष्टाचार का तो नहीं चल रहा है। डेट वाइज चलाई है हमने, अच्छा, कब छापा पड़ा, किस कंपनी पे पड़ा, हाँ, वो होगा, कौन खरीदे, वो मसला ये है। अभी तो फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, सीधी पब्लिक को इन्फॉर्मेशन। अब पब्लिक उसमें से, मीडिया उसमें से क्या नाम निकालती है, क्या मैच करती है, किसने कैसा दिया, जैसे आप बता रहे हैं कि ईडी वाले जिन पे छापा पड़ने वाला है वो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। सरकार की आर्म ट्विस्टिंग है कि भाई ज़बरदस्ती इससे पैसा निकालना है तो इस पर ईडी का छापा पड़वाओ और ये कर दो। तो वो सब अब ये कोर्ट में अभी ये सब नहीं चल रहा है, अभी तो इन्फॉर्मेशन को लेके चल रहा है। और मुझे अभी ये लगता है कि सिस्टम तो ये ठीक ही बना, मतलब सोच जो थी बनाने की पहले वाले सिस्टम से बेटर ही थी। एक नंबर में आपको चंदा देना है, दुनिया भर में पार्टी ऐसी करती हैं, चंदा लेके चलती हैं। यहाँ हिंदुस्तान में एक नंबर का हो गया सिस्टम, ये अच्छा है, इसमें कोई वो नहीं। एक नंबर से चंदा आएगा। चंदे का धंधा बहुत बढ़िया है, तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ये नारा है शायद। सब लोगों के अपने अलग अलग वक्तव्य हैं, सब लोगों का अपना अपना मानना है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के चर्चाएं पे चर्चाएं हो रही हैं। क्या लग रहा है जो जीवन रक्षक दवाइयों की कंपनी से भी लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं इससे भी हटके एक बात और पूछना चाहता हूँ कि 9,419 कंपनियों को 2017-18 में अवैध घोषित कर दिया गया था, और उन कंपनियों को कहा गया था, उन कंपनियों के बारे में कि ये नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं और ये फंडिंग का काम करती हैं। तो उसको लेकर के क्या कहना है कि उन कंपनियों ने भी, जिन पर बैन था, उन कंपनियों ने भी बॉन्ड खरीदे हैं। ऐसा होता है, जब सरकार को पैसा लेना, मुझे तुम्हें कहीं दबाना है, मुझे तुमसे रस लेना है, तो शिकंजे में मैं तुम्हें कहीं तो दबाऊंगा। जब शिकंजे में लूँगा जब ही तो रस दोगे। अगर नींबू को या संतरे को काट कर जब तक शिकंजे में नहीं लोगे तब तक रस निकल जाएगा उसमें से? सूख सकता है पर रस नहीं देगा। वो सूख सकता है पर रस नहीं देगा। जब शिकंजे में ले लोगे झड़क रस देगा, सेकंड में देगा। यूँ मारो छुरा, दबाओ और रस नीचे, तो रस ऐसे ही तो निकलेगा। उदाहरण वकील साहब ने बहुत अच्छा दिया है कि किसी फल का अगर आपको जूस निकालना है तो उसे शिकंजे में काट के लगा दो। जब तक आप दबाओगे नहीं उसमें से रस नहीं निकलेगा, चाहे वो सूख जाए। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लग रहे हैं कि इसी तरीके से ईडी, सीबीआई और आईटी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया है। जो मामले बहुत सारे सामने अभी आए हैं, तारीख वाइज, डेट वाइज हमने बताया भी थी कि कहाँ पर किस तारीख को ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का छापा पड़ा और किस तारीख को उस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे हैं। शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं वकील साहब। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्रदेश सरकारें हैं, जो उनकी ताकत है, वो भी यही काम करती। सरकार किसी की भी हो, वो भी यही काम करती हैं। प्रदेश में अगर किसी की सरकार है और उसके हाथ में कोई अगर ताकत है तो वो रस निकालने के लिए वहाँ उसे यूज करेगी। अब केंद्र में चूंकि बीजेपी की सरकार है, ईडी और ये इनके हाथ में है, सीबीआई, तो यहाँ इन पर ब्लेम लगेगा। लेकिन अब मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये सब धंधा जो है, सब पार्टियों का अपनी ग्रोथ का, अपनी सरकार बनाने का, एक भी किसी नेता का चरित्र कहीं बचा हो तो मुझे बताइए। ये सब पब्लिक का उल्लू बनाते हैं और हम पब्लिक के लिए बात करते हैं। हम कहते हैं पब्लिक के फेवर में आपने इतना कौन सा मजबूत काम किया, वो हमें बताइए। जितने भी नेता थे जो चोर चंगले थे, वो सब भाग के बीजेपी में आके मिल गए, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे सपा के थे, चाहे आम आदमी पार्टी के थे या किसी और दल के थे। जब उन्होंने देखा कि पब्लिक इधर है और इनके पास प्रचार का अच्छा माध्यम है और लोगों को दबा देंगे या हमारे भी तेल निकाल देंगे, ये भड़ाक से उन्होंने आके वहाँ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बन गए, कद्दावर नेता बन गए। क्यों बन गए?
जिन लोगों पे भाजपा भी कल तक ब्लेम लगाती थी कि ये चोर हैं, ये बेईमान है, ये घोटालेबाज हैं, इन पर इतना करप्शन का चार्जेज है, वो सब ऐसी वॉशिंग मशीन है कोई भाजपा के पास जिसमें आके वो साफ हो गए, एकदम धुल गए साहब, बिल्कुल गंदगी खत्म हो गई, अब ये साफ शर्ट हो गई, पहन लो इसे। कैसे खत्म हो गए? ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पर पहले केस चल रहे थे, बहुत चल रहे थे, वो सारे इसमें आ गए, अपनी जान बचा के कहानी खत्म हो। क्यों? वो सब पे लागू हुई है स्कीम, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई बड़ा उद्योगपति हो, वो सब पे लागू हुई है। सबसे पैसा लिया गया है, सिर्फ पब्लिक पैसा लेकर, हाँ जनता के फेवर में खर्च करते तो अच्छा मान लेते, पब्लिक के फेवर में भी तो नहीं हुआ। पब्लिक की तो खाली नोची जा रही है भाई। कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा, सरकार कोई काम कराएगी, सरकार पर कोई ऐसा पेड़ तो है नहीं कि उस पर 2 डंडे मारो हेला लाओ पैसे, टैक्स तो हमसे ही जाएगा भाई। जो ITR दाखिल कर रहे हैं उनसे वो भी टैक्स देते हैं, वो इनकम ज़्यादा है उनकी तो वैसे देते हैं, लेकिन टैक्स तो एक नॉर्मल आदमी भी जो रोज़ाना मजदूरी कर रहा 300 रुपये की वो भी देता है। माचिस की तिल्ली भी खरीदता है, उस पर भी टैक्स है। कफन का कपड़ा खरीद कर लाएगा, उस पर भी टैक्स है। घी तेल सामग्री लाएगा आदमी को जलाने के लिए, उस पर भी टैक्स है। कोई कुछ भी लाएगा, टैक्स प्रत्येक व्यक्ति दे रहा है। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ट्रांसपेरेंट बताएं। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, और ऐसे हमारे चीफ जस्टिस बैठे हैं कि उनकी बात सबको बुरी लगती है, नेता को बुरी लगती है, लेकिन वो जनता के हित की बात करते हैं, सरकार की पोल खोलते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। मैं कहता हूं ऐसा चीफ जस्टिस, इनके लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए, हमेशा बैठे रहने चाहिए। ऐसे ईमानदार आदमी जो जनता के विषय में सोचते हों, भ्रष्टाचार को उजागर करने की नीयत रखते हों, ऐसे चीफ जस्टिस को परमानेंट कर देना चाहिए, आजीवन परमानेंट करना चाहिए। यही आवाज़ उठनी शुरू हो गई है चंद्रचूड़ जी के लिए। जैसे उनकी कार्य करने की क्षमता है, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, निसंदेह इसमें नो डाउट कोई भी शक पैदा नहीं होता है। और ज़्यादातर देश की जनता भी यही चाह रही है कि ऐसा ही CGI हमारे देश को चाहिए, जो बिल्कुल दक्ष, निष्पक्ष और समर्पित भाव से अपने कार्य को अंजाम दे। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हमारी ये खबर, अब हम इसको यहीं विराम देते हैं। अगली खबर पर आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।